वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 14 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ब्रूड एक्स सिकाडास के बारे में है। यूएसए में इस समय ब्रूड एक्स सिकाडास का प्रकोप फैला हुआ है। वहां पर ये बहुत बड़ी संख्या में आ गए हैं और न्यूज़ बन रही है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में न्यूज़ बनने का कारण इसलिए है बिकॉज यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, वो अपनी पहली फॉरेन विजिट पर गए G7 के समिट को पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ पर जो प्लेन जर्नलिस्ट को लेकर आने वाला था उसके ऊपर इन सिकाडाज ने अटैक कर दिया या एकदम से बिल्कुल उसके सामने आ गए, घेर लिया उसको, तो वो उड़ नहीं पाया। इससे जर्नलिस्ट पहुँचने में डिले कर गए और उनका जो फाइनल स्टेटमेंट था वो भी डिले हुआ। इनफैक्ट एक सिकाडा तो इनके ऊपर भी कूद गया। खैर ठीक है, सिकाडा ही था, एक कीड़ा है, कोई सांप थोड़ी है, कितना बवाल मचाया जा रहा है। वैसे ये काटता भी नहीं है, तो इसी वजह से ये पूरा बिल्कुल न्यूज़ में है। जो टर्म है इसमें ब्रूड, ये सिकाडा की पॉपुलेशन को रेफर करता है। ये सिकाडा की बाकी की पॉपुलेशन से इस लिहाज से अलग हो जाते हैं बिकॉज ये एक सर्टेन ईयर में ही आते हैं और एक लोकल एरिया को ही प्रभावित करते हैं। 17 साल बाद ये जो सिकाडा की पॉपुलेशन इस समय आई हुई है यूएसए के रीजन में, पेंसिल्वेनिया, नदन वर्जीनिया, इंडियाना और ईस्टर्न टेनेसी, 17 साल बाद वहां पर आई है। इनका टर्म होता है, मतलब कुछ सिकाडा की प्रजातियां 13 साल में एक बार बाहर निकलती हैं, कुछ 17 साल में एक बार बाहर निकलती हैं और कुछ एनुअल होती हैं जो हर साल बाहर आ जाती हैं। ये 13 से 17 साल के बीच में बाहर आते हैं। उसके पूरे टाइम में, उसके पहले वो जमीन के भीतर ही रहते हैं और जो ट्रीज के रूट्स होते हैं उन पर ये फीड करते हैं। 7 स्पीसीज वैसे इनकी हैं जिसमें से कुछ एनुअल हैं जो हर साल बाहर आ जाते हैं। देखिए, ये ना तो डंक मारते हैं और ना ही काटते हैं, लेकिन इनमें जो मेल्स होते हैं वो बहुत तेज आवाज़ करते हैं। एक्चुअली वो गाना गाते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बट उनका साउंड बहुत तेज होता है। तो अगर ये पूरे झुंड में आ जाएं और खूब तेज से चिल्लाने लग जाएं तो डेफिनेटली आपको इरिटेशन होने लगेगी। ये इतने लंबे समय तक नीचे रहते क्यों हैं, बाहर क्यों नहीं आते? क्योंकि ये उनका पूरा टाइम पीरियड होता है जिसमें वो मेच्योर होते हैं, एडल्ट होते हैं। अगर वो उसके पहले बाहर आएंगे तो कोई मार के खा नहीं जाएगा। वैसे देखिए, इनका प्रकोप इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बट यूएसए में लोग इसको चॉकलेट में लपेट के खा जाते हैं तो इनकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 17 साल में एक बार पहले, उसके पहले क्यों नहीं आते, क्योंकि 17 साल के पहले आ जाएंगे तो लोग उसके पहले ही चॉकलेट में लपेट के खा जाएंगे, तो दिक्कत तो है। खैर, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है। देखिए, ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड की एक सिटी है, उसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे टॉप पर जगह दी है 140 शहरों में। मतलब ये दुनिया में रहने लायक सबसे बढ़िया सिटी है। इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इंडेक्स दुनिया भर की लोकेशंस को, इनफैक्ट सिटीज को एसेस करता है। कौन सी सिटी ऐसी है जहां पर रहने लायक सबसे बढ़िया कंडीशंस हैं और कौन सी ऐसी है जो सबसे खराब है। 140 सिटीज को ये पूरी दुनिया में एसेस करते हैं। एसेसमेंट का तरीका क्या है? 30 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को संज्ञान में लिया जाता है इवैल्यूएशन करते वक्त, जिसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मतलब 30 फैक्टर्स 5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जिसमें एक कैटेगरी होती है स्टेबिलिटी। अनस्टेबल तो नहीं है सिटी, अटैक्स तो नहीं होते वहां पर, वायलेंस तो नहीं होता, इसका जो वेटेज है वो 25% है। हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है? 20% वेटेज के साथ। कल्चर एंड एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? 25%। एजुकेशन का लेवल क्या है? 10% और इंफ्रा कैसा है? 20%। इसी वेटेज के साथ किसी भी सिटी का इवैल्यूएशन किया जाता है। चूंकि पेंडेमिक का दौर चल रहा है तो EIU ने 2 नए इंडिकेटर इसमें जोड़ दिए। एक तो पेंडेमिक आने के बाद किस सिटी ने जो पेंडेमिक का स्ट्रेस था अपने बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम के माध्यम से उसे अच्छे से हैंडल किया, और दूसरा कि किस सिटी में कम रिस्ट्रिक्शंस हैं लोकल इवेंट्स पर, थिएटर, म्यूजिक कॉन्सर्ट, रेस्टोरेंट्स और स्कूल्स में। जिसने अच्छे से हैंडल किया होगा उनके यहां रेस्ट्रिक्शंस भी कम होंगे। तो अभी जो जगह मिली हुई है ऑकलैंड को, जो साल में असेसमेंट होता है वो फरवरी मार्च के दौरान किया जाता है। दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई थी और ये सभी देश प्रभावित थे, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, वहां पर कोविड का खतरा उस समय कम था। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो 2 पैरामीटर्स हैं, हेल्थ केयर रिसोर्स के ऊपर स्ट्रेस और रिस्ट्रिक्शंस, यहां पर उन्होंने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो इस इंडेक्स में उनका ऊपर जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आराम से ऊपर चले जाएंगे। किसी भी सिटी को हर फैक्टर में 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है
वो एक्सेप्टेबल है, टॉलरेबल है, अनकंफर्टेबल है, अनडिजायरेबल है या फिर इनटॉलरेबल है। सभी फैक्टर्स में ये इवैल्यूएशन जब हो जाता है तो उनको एक वेटेज दे दिया जाता है। उस वेटेज के आधार पर हर सिटी को 1 से 100 के बीच में एक स्कोर दिया जाता है। उसी स्कोर के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस कंट्री का लेवल क्या है, सिटी का लेवल क्या है, कंट्री का नहीं। यहां पर इवैल्यूएशन कंट्री का नहीं, सिटी का होता है। अगर किसी सिटी को एक रैंक दी गई है, मतलब एक नंबर दिया गया है, तो मतलब वो सिटी इनटॉलरेबल है, और 100 है तो फिर तो वो आइडियल है, मतलब वो सबसे बढ़िया है, आप जाइए स्वर्ग जैसा आनंद आपको मिल जाएगा। क्या निकल के आया? 5 दुनिया की सबसे बेहतरीन सिटीज लिवेबल, जो रहने लायक हैं। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, जापान का ओसाका, ऑस्ट्रेलिया का एडिलाइड, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन और जापान का टोक्यो। सबसे बेकार सिटीज जहां पर आप डेफिनेटली नहीं जाना चाहेंगे। सीरिया का दमेस्कस सबसे बेकार, देन नाइजीरिया का लगोस, मोर्सबे पोर्ट पापुआ न्यू गिनी का, बांग्लादेश का ढाका और अल्जीरिया का एल्जियर्स। ये सबसे बेकार सिटीज हैं। अगर बात करें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में, तो ये रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है किसका? द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप जो है वो सिस्टर कंपनी है द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर की। 1947 में इसे फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर्ड है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। देखिए, जैसे एमसीक्यूज रखने की बात हो रही थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात हो रही थी, हर टॉपिक पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते नहीं है ना, तो जिस पर होंगे वही रखे जा सकते हैं। खैर, एक आइडिया और भी मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी है तो उससे मिलता जुलता कुछ हो सकता है। लाइक अगर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो किसी इंडेक्स पे तो पूछा होगा ना, उसे रेफरेंस के तौर पे हम ले सकते हैं, ताकि आइडिया लग जाए कि ओके, अगर इंडेक्स से क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार का आ सकता है। जैसे देखिए, यूपीएससी ने पूछा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स न्यूज में देखा जाता है, इसे कौन डिक्लेयर करता है? ओईसीडी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ? सही जवाब वर्ल्ड बैंक है। अब ये क्वेश्चन भले ही लिवेबिलिटी इंडेक्स से नहीं जुड़ा हुआ है, बट ये आइडिया तो लग गया ना कि कौन सा इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ये यूपीएससी पूछती है। तो हम अब याद रखेंगे कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है उसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज करती है। हम इसको याद रखेंगे, क्या पता ये वाला पूछ ले। एक क्वेश्चन और है, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय इफ्प्री टू कंप्यूट ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। सही जवाब है तीनों। इन तीनों ही इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइडिया लग गया कि अच्छा, ये इंडिकेटर भी पूछते हैं, मतलब हमें ये जो इंडिकेटर्स यहां पे बताए गए हैं, लाइक स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इनको भी ध्यान में रखना होगा। यहां से भी कुछ पूछ सकते हैं, तो ठीक है, रेफरेंस क्वेश्चन ले लेंगे अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो। अगला आर्टिकल एनविजन मिशन के बारे में है। नासा के कदमों पर चलते हुए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना एनविजन मिशन अनाउंस कर दिया है। ये नेक्स्ट ऑर्बिटर मिशन होगा जो 2030 के आसपास लॉन्च किया जाएगा। वीनस को विजिट करेगा ये। वीनस को यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये जो मिशन है उसमें नासा भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। संभावना यह है कि इस मिशन को 2031, 32 या 33 में लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद इसे वीनस तक पहुंचने में 15 महीने का समय लगेगा और फर्दर ये नेक्स्ट 16 मंथ का समय लेगा ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन में। ठीक है, अब देखिए, वीनस की अगर आप बात करो तो सबसे पहले सन के नजदीक आपको मिलता है मरकरी यानी कि बुध, और दूसरा नंबर आता है वीनस का, शुक्र का। फिर हमारी अर्थ आती है। वीनस जो हमें भोर में चमकता हुआ भी दिखता है, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है ना, जो स्पेसक्राफ्ट है ये कई सारे इंस्ट्रूमेंट साथ में लेकर जाएगा, जिसकी मदद से वो वीनस के एटमॉस्फेयर को, सरफेस को, वहां पर जो गैसेस हैं उनको स्टडी करेंगे, और जो कंपोजिशन है गैसेस का, दैट विल आल्सो बी स्टडी। नासा ने एक रडार दिया है अपनी तरफ से। ये रडार वीनस के सरफेस की मैपिंग में मदद करेगा। सिग्निफिकेंस ये है कि ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लीड किया जाने वाला ये मिशन वीनस एक्सप्रेस के बाद का मिशन है, जो वहां के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने का काम करेगा। 2005 से 14 के बीच में वीनस एक्सप्रेस ने काम किया था। 5 में ही लॉन्च किया गया था, 14 तक, 9 सालों तक इसने वहां पर काम किया था। इसे भी ईएसए ने ही लॉन्च किया था। तो अब अगला इनका मिशन है जो वीनस के बारे में होगा, तो अच्छी बात है। बाकी के मिशन जो वीनस पर गए, यूएसए ने कई सारे मिशन अपने यूएस पर भेजे, वहां पर वीनस पे भेजे हुए हैं। 2 तो अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था, एक है दाविंसी प्लस और दूसरा वेरिटास। ये 2028 से 30 के दौरान लॉन्च किए जाएंगे। मैरिनर सीरीज ऑफ मिशंस लॉन्च किए गए थे यूएसए के दौरान 1962 से 74 के बीच में। पायनियर वीनस 1,
पायोनियर वीनस 2 ये 1978 में गया था यूएसए की ओर से, और मैगेलन 1989 में गया था। रशिया भी पीछे नहीं है। रशिया ने 1967 से लेकर 83 के बीच में वेनेरा सीरीज के नाम पे कई सारे मिशंस भेजे वीनस को स्टडी करने के लिए। वेगास 1 और 2 गए 1985 में। जापान भी पीछे नहीं है। अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट उन्होंने भेजा था वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए 2015 में, वो अभी तक काम कर रहा है। और हमने भी कुछ सोचा हुआ है, हम भी भेजेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पीछे रहेंगे। हमने सोचा है कि 2024 में हम भी एक शुक्रयान भेजेंगे। अब देखिए सीधे सीधे तो एनविजन मिशन पे कुछ यूपीएससी ने पूछा नहीं, अभी तो ये खुद ही लेटेस्ट है, हो सकता है आगे पूछ लें, बट आई हैव अ रेफरेंस क्वेश्चन। कैसिनी ह्यूजेंस ये वीनस को ऑर्बिट करेगा और अर्थ पर डेटा ट्रांसमिट करेगा वहां का मैसेंजर। ये मरकरी को मैप और इन्वेस्टिगेट करेगा। वॉजियर 1 और 2 ये आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करेगा। कौन सा मैच सही है, कौन सा गलत, आपको बताना है। अब देखिए हमने कई सारे वीनस के मिशन देखे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी कैसिनी ह्यूजेंस का नाम नहीं आया है, तो ये तो गलत हो गया ना। बाकी 2 और 3 सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास आइडिया होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आजादी का अमृत महोत्सव इस इनिशिएटिव के पार्ट के रूप में इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इन्हें याद किया। रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ये बचपन से ही आर्य समाज से जुड़े हुए थे। बहुत स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक पोएम्स लिखा करते थे, उर्दू में, हिंदी में। एक पेन नेम से, पेन नेम होता था बिस्मिल, राम या फिर कई बार अज्ञात। इनके जो आइडिया ऑफ फ्रीडम और रिवॉल्यूशन थे वो बहुत ज्यादा इनग्रेन्ड तब हो गए जब इन्हें खबर मिली कि भाई परमानंद को मौत की सजा सुना दी गई है। भाई परमानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे ये। मैं आपको बता दूं कि भाई परमानंद गदर पार्टी के फाउंडर मेंबर भी थे, और इंडिया में जब गदर मूवमेंट अच्छी तरीके से प्लान किया जा रहा था 1915 में, जो कि अनसक्सेसफुल हो गया था, तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें भाई परमानंद को भी गिरफ्तार किया गया था। इन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी। हालांकि कुछ समय बाद इनकी मौत की सजा को आजीवन काला पानी में परिवर्तित कर दिया गया और इन्हें अंडमान निकोबार भेज दिया गया, जहां पर बैलों की जगह पे जो नेशनलिस्ट लीडर्स होते थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे, उनको बांध दिया जाता था तेल निकालने के लिए। इन ह्यूमन कंडीशंस में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। 1920s में लगभग 2 महीने तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी, जिसके बाद ब्रिटेन के जो महाराजा थे उन्होंने इन्हें छोड़ दिया था। तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे रामप्रसाद बिस्मिल जी। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी बिल्ड किए, जैसे कि मातृदेवी और शिवाजी समिति, जिसमें इन्हें मदद मिली थी गेंदालाल दीक्षित और कुछ यंगस्टर्स जो कि इटावा, मणिपुर, आगरा और शाहजहांपुर से थे। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाने में भी हिस्सा लिया, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। 1918 में मणिपुरी कॉन्स्पिरेसी में भी इनका नाम आया और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए कई सारी जगहों पर, 3 जगहों पर इनफैक्ट लूटिंग हुई थी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो कि 1925 में हुई थी। काकोरी इज अ विलेज, लखनऊ के पास में है। 9 अगस्त 1925 को ट्रेन को लूटा गया था। उसके बाद उसमें भी रामप्रसाद बिस्मिल जी हिस्सा थे, जिसमें अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह भी साथ में हुआ करते थे। इन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश किया था देशवासियों के नाम। इट वॉज अ काइंड ऑफ मैसेज, जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एक पोयम के साथ, मणिपुरी की प्रतिज्ञा 1918 में। मेरा रंग दे बसंती चोला इन्होंने ही लिखा है, और सरफरोशी की तमन्ना। हालांकि कहा जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना ओरिजिनली किसी और के द्वारा लिखी गई थी, बट इसे पॉपुलराइज बिस्मिल जी ने किया था, जिसने फ्रीडम फाइटर्स में एक नई एनर्जी डाली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फंड रिलीज किया है, जो कई सारी एक्टिविटीज फार्म मैकेनाइजेशन के लिए चल रही हैं, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत। देखिए इस SMAM स्कीम को 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरह लॉन्च किया गया था। होता यह है कि किसान खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ट्रैक्टर नहीं है और जो एसोसिएटेड मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं वो नहीं। सरकार चाहती है कि किसानों के पास एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट हो ताकि वो अच्छी खेती कर सके। दूसरी समस्या यह है कि अब किसी किसान के पास 1-2 बीघा खेती ही है, तो 5 लाख का ट्रैक्टर खरीद के करेगा क्या? तो अच्छा तो यह होगा कि उनको थोड़े समय के लिए कोई भी फार्मिंग इक्विपमेंट दे दिया जाए, जिससे वो अपना काम कर सके। तो दोनों ही प्रकार के प्रावधान है इसमें। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड मशीनरी अगर खरीदी जा रही है किसान के द्वारा, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को छोड़कर बाकी के जो राज्य हैं वहां पर 40% से 50% तक की सब्सिडी सरकार देती है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 100% की सब्सिडी दी जाती है अगर एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट
1.25 लाख से कम कीमत का है। तो अभी थोड़ी कि 5 लाख का ट्रैक्टर खरीदेंगे तो सारा जो पैसा है वो सरकार ही दे देगी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है ताकि जो किसान हैं वो कॉमन कस्टम हायरिंग सेंटर्स फार्म मशीनरी के साथ खुद को जोड़ सके। अब देखिए कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है, वही है आपके पास कम खेत है तो आप सीधा जाके मशीनरी खरीद तो लोगे नहीं महंगी महंगी। ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं यहां से आपको मशीनरी मिल जाती है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपके पास ट्रैक्टर है लेकिन सीड ड्रिल नहीं है या फिर आपके पास थ्रेसर नहीं है तो आप यहां से ले लीजिए और अपना काम कर लीजिए, उसके लिए कुछ रेंट पे कर दीजिए। रीच को इंक्रीज करने के लिए ताकि मशीन्स जो हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तक पहुंच सकें, यही उद्देश्य है इस स्कीम का। कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं और हाईटेक हब्स ऑफ हाई वैल्यू मशीन्स भी बनाया गया है। यहां पे जो कुछ बहुत महंगी मशीन्स हैं उनको भी दिया जाएगा किसानों को, वो उसे रेंट कर सकते हैं, लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्कीम में अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है, किसानों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि वो इन मशीन्स का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकें। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का मतलब बिल्कुल साफ है, जहां हम ह्यूमंस या फिर एनिमल लेबर का इस्तेमाल करते थे वहां मशीन्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, हार्वेस्टर, पंप सेट एटसेट्रा। ये सब फार्म मैकेनाइजेशन का हिस्सा है। हमारा लास्ट आर्टिकल हेरिटेज ट्रीज के बारे में है। महाराष्ट्र की सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है, वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र अर्बन एरिया प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट ऑफ 1975 को वो अमेंड कर दें ताकि हेरिटेज ट्री को बचाया जा सके। हेरिटेज ट्री का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा पेड़ जिसकी उम्र 50 या उससे अधिक साल की है उसे हेरिटेज ट्री का दर्जा दे दिया जाएगा। कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज होंगी जिनको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कि उम्र 50 साल या उससे अधिक है पेड़ की? अब इसके लिए जो गाइडलाइन है वो तैयार होगी। अभी इसे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करके तैयार करेगा कि आखिर कैसे पता करेंगे कि कौन से पेड़ की उम्र कितनी है। अभी का जो प्रावधान है उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी एक पेड़ को काटता है तो उसे कंपनसेट करने के लिए एक पेड़ लगाना पड़ता है, लेकिन अब यहां पर प्रावधान चेंज कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक हेरिटेज ट्री को काटता है यानी 50 साल या उससे अधिक उम्र के किसी पेड़ को काटता है तो जितनी उस पेड़ की उम्र है उसे उतने पेड़ लगाने होंगे, और जब उस पेड़ को लगाया जाएगा तो उसकी हाइट कम से कम 6 से 8 फीट होनी चाहिए, मतलब बड़ा पौधा लगाना पड़ेगा ताकि वो जल्दी तैयार हो जाए। फर्दर जियो टैगिंग भी की जाएगी ताकि ये देखा जा सके 7 सालों तक एटलीस्ट कि उसकी अच्छे से केयर की जा रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि पेड़ लगाया और पेड़ सूख गया, फिर क्या मतलब निकला। ये भी प्रावधान रखा गया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पेड़ काटा है बट वो प्लांट नहीं करना चाहता, लाइक आपके पास ऑप्शन है, आपने एक हेरिटेज ट्री काटा है तो 50 लगा दीजिए अगर वो 50 साल का है तो। अगर आप नहीं लगा सकते तो आप पैसा दे दीजिए, मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन भी आप दे सकते हो। जो संशोधन किया जाएगा उसके मुताबिक ट्री अथॉरिटी बनाने का भी प्रावधान है, जो पेड़ों को बचाएंगे। हर 5 साल में एक बार पेड़ों की गिनती करेंगे और ये भी बताएंगे कि कितने हेरिटेज ट्री हैं उस एरिया में। ट्री अथॉरिटी को यह भी काम दिया जाएगा कि वो ट्री कवर अर्बन एरिया में बढ़ाएं और जो एग्जिस्ट करते हैं उनको प्रोटेक्ट करें। अगर किसी भी जगह पे 200 पेड़ काटे जाने हैं जिनकी उम्र 5 साल या उससे अधिक है तो स्टेट ट्री अथॉरिटी से उन्हें अनुमति लेनी होगी। ये डायरेक्शन भी इशू कर सकते हैं, एक ट्री सेस भी लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने बिना अनुमति के हेरिटेज ट्री को काटा है तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कुछ स्टेटमेंट है, आप टू एंड फास्ट बताइए। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यूएन हैबिटेट रिलीज करता है। एनविजन मिशन इसरो का मिशन है, ये वीनस को 2030 के आसपास विजिट करेगा। ब्रूडेक्स एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को इन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर फॉर्म किया। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन 2014-15 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। जवाब कहां देना है पता है ना, कमेंट बॉक्स में। और पीडीएफ कहां मिलेगी जानते हैं आप लोग, टेलीग्राम चैनल में। होपफुली आप सभी ने उसे ज्वाइन कर रखा होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा क्योंकि सारी पीडीएफ वहीं मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आप चाहें तो ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं, टेलीग्राम में मिल जाएगा। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।